हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल टॉक्स विद गोपाल मंडोई। और आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन की। मतलब कि आप जब भी अपना इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको कैसे तैयारी करना है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, वो आपको इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको इंटरव्यू देने के पहले इंटरव्यू की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। जैसे कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, मतलब आपने वहां पर रिज्यूम सेंड किया है, आप शॉर्ट लिस्ट हुए हो, तो आप इंटरव्यू देने जा रहे हो ना। तो जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको सब कुछ पता है कि आपने क्या किया है, आप कौन सी कंपनी में काम करते हो, आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपको क्या क्या नॉलेज है, आपको क्या क्या आता है, आप कहाँ रहते हो। उसको सब कुछ पता है आपके बारे में। ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको शॉर्टलिस्ट किया है। लेकिन अभी आपको नहीं पता है उनके बारे में कि आपका इंटरव्यू कौन लेने वाला है। तो आपके पास जब भी इस तरह से इंटरव्यू के लिए फोन आता है तो आपको क्या क्या तैयारी करना है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आपको ये सब कुछ जानने में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। और हाँ, बहुत सारे पर्सन्स की प्रॉब्लम होती है कि उनका जो टेक्निकल स्किल है वो काफी अच्छा है, लेकिन उनका जो प्रेजेंटेशन स्किल, मतलब कि जो उनका इंटरव्यू, मतलब उनका जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत अच्छे पर्सन होते हैं वो इंटरव्यू की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। और कुछ टाइम पर ऐसा भी होता है कि जो बंदे जिनका टेक्निकल नॉलेज थोड़ा वीक होता है, मतलब या जो मतलब बातें अच्छी करते हैं लेकिन उनका जो नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज, वो बिल्कुल जीरो है या बिल्कुल बिल्कुल लो है, तो वो बंदे भी सिलेक्ट हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है। तो जो इंटरव्यू आपका जो ले रहे हैं ना, उनको भी बहुत बड़ी रिस्क है कि क्या मैं आज एक ऐसे बंदे को सिलेक्ट ना कर लूं कि जो मतलब मेरे ऊपर फ्यूचर में मुसीबत बन जाए या मतलब मेरी प्रॉब्लम को बढ़ा दे। तो उनके ऊपर भी प्रेशर होता है। ठीक है, आपके ऊपर भी प्रेशर होता है कि मेरा आज सेशन हो जाए। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो दोनों के ऊपर ही प्रेशर होता है, लेकिन उनके पास चॉइस ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास तो मल्टीपल पर्सन आते हैं। अब वहां पर उनको क्या, जब मल्टीपल चॉइस होती है ना, तो वहां पर भी दिक्कत होती है कि मैं इसको सिलेक्ट करूं, इसको सिलेक्ट करूं या इसको लूं, है ना। तो वहां पर फिर कुछ बहुत सारी चीजें भी होती है। तो ये साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। तो इंटरव्यू के लिए जब भी आपके पास फोन आता है, ठीक है, तो क्या होता है कि एचआर ने आपको फोन किया है कि आपका इंटरव्यू इस डेट को शेड्यूल्ड हुआ है। मे बी आपके पास 2 या 3 दिन का टाइम रहता है, किसी किसी वे में आपके पास 5 से 6 दिन का टाइम भी होता है। बट जनरली 2 या 3 दिन का ही टाइम होता है, विद इन 2 या 3 डेज के अंदर आपका शॉर्टलिस्ट होता है। तो इंटरव्यू की भी क्या होती है, कंडीशंस होती है। या तो एक इंटरव्यू आपने क्या किया कि आप खुद रिज्यूम देने गए और आपका शॉर्टलिस्ट हुआ उनकी तरफ से, या आपने मेल किया कई कंपनी में, वहां पर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ, या फिर आप वॉक इन में गए थे, वहां पर आपने वॉक इन इंटरव्यू दिया, फिर वहां पर आप आपका जो पहला राउंड था, फाइनल राउंड, इनिशियल राउंड, उसमें आपका सिलेक्शन हुआ है और आपको आप फाइनल राउंड के लिए बुलाया है 1 महीने बाद या 2 महीने बाद। कभी कभी ऐसा भी होगा, या फिर कभी कभी क्या हुआ कि आप डायरेक्ट वॉक इन में जाते हैं और आपका इंटरव्यू होता है और आप सिलेक्ट हो जाते हो। तो इंटरव्यू के बहुत अलग अलग टाइप है और आपके पास हर टाइप के इंटरव्यू की तैयारी होनी चाहिए। ठीक है। तो इसी वीडियो सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन में, इन सभी टाइप के इंटरव्यू में किस टाइप की प्रिपरेशन चाहिए और क्या होती है। तो आज जस्ट हम एक नॉर्मल इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे हैं कि आपने एक रिज्यूमे सबमिट किया है एचआर में मेल के थ्रू, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ है या आपके ने किसी दोस्त को दिया है, आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। ठीक है। तो जब आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तो 2 या 3 दिन का टाइम मिलता है आपको। तो सपोज करो कि आपके पास एक XYZ कंपनी से फोन आया। ठीक है। तो आप जब पहला जब एचआर का फोन आता है ना, तो उस समय आपके पास अगर तैयार रहोगे आप, तो आप उनसे काफी अच्छी बात करके कई सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन तो उनके पास है ही। बट आपको जब वो फोन करे तो आप उनसे ये जरूर पूछना कि सर ये किस रोल के लिए है, कौन से डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू है, किस पोजीशन के लिए है। पता चले कि देखो अभी आपके पास 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है और वो वैकेंसी 4 या 5 साल मतलब एग्जीक्यूशन रोल के लिए है, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, उनका टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है। तो वहां पर आपको ये जानना जरूरी है। हालांकि वो लोग शॉर्टलिस्ट ऐसे बंदे को ही करते हैं कि जो उनकी क्राइटेरिया में फिट हो रहा है। ठीक है। अगर वो किसी को शॉर्टलिस्ट करके फोन कर रहे हैं तो वो चीज इवेल्यूएट कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक एडिशनल कंफर्मेशन ले लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि अगर आप बातें बनाने में थोड़ा एक्सपर्ट है, मतलब आपको अगर बातें करना आती है अच्छे से, तो आप एचआर से क्या करो कि बातों ही बातों में आप उनसे ये इन्फॉर्मेशन भी लो, आपका इंटरव्यू कौन लेने वाला है ये इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो आप उनसे। ठीक है।
लेकिन और एक और इन्फॉर्मेशन है कि आप उस जो पर्टिकुलर जो पोस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको उनका सिटी आपका सीटीसी उनको नहीं मालूम है, क्यों? क्योंकि आपने रिज्यूमे के ऊपर सीटीसी लिख के नहीं रखा है, ठीक है? तो अभी आपका सीटीसी उनके लिए अननोन है। लेकिन जनरली जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का क्या होता है कि जितना पर्सन का एक्सपीरियंस, अगर किसी पर्सन को 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो उसका पैकेज भी मतलब कहीं 5.4 या 5.5 या 6 के अप्रोक्सीमेट ही रहने वाला है, ठीक है? लेकिन कुछ कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री में, तो केवल ऐसे 10% पर्सन है जिनका जो सैलरी उनको मिलता है सीटीसी, वो उनके नॉलेज के बेस पे मिलता है। बाकी जो 90% लोग है, उनको जो सीटीसी डिसाइड होता है, उनका उनका जो प्रीवियस सीटीसी होता है, वही डिसाइड करता है कि ये सीटीसी क्या रहने वाला है। उनका नॉलेज वगैरह कितना भी हो, कोई मैटर नहीं करता है। केवल ऐसे 10% पर्सन ही होते हैं जिनका नॉलेज के बेस पे सीटीसी डिसाइड होता है, ठीक है? तो अभी मान लो कि वो पोजीशन था, एक 10 ईयर एक्सपीरियंस वाले पर्सन के लिए था, ठीक है? अभी आपका पैकेज जो सीटीसी या आपका करंट सीटीसी, वही 18-20 लाख के अप्रोक्सीमेट है। तो आपको ये समझ लेना है कि जब आपके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस है और आपका 20 लाख का सीटीसी है, तो आपको डेफिनेटली एचआर से ये बात करनी ही चाहिए कि सर, आपका व्हाट इज द बजट फॉर दिस पोस्ट, मतलब कि आपका बजट इस पोस्ट के लिए कितना है? क्यों? क्योंकि उनका टाइम भी वेस्ट होगा, आपका भी होगा। तो वो उस समय आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो अगर आपको बातें करते आती है अच्छे से, तो आप बोल सकते हो कि सर, एक्चुअली मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि माई करंट सीटीसी इज 20 लाख एंड माई टोटल एक्सपीरियंस इज 10 ईयर्स। बट एज यू नो कि मतलब आप भी जानते हो कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस या इंडस्ट्रियल जो एक तरह से अगर देखा जाए कि पैकेज का जो क्राइटेरिया है इंडस्ट्री का, वो अप्रोक्सीमेट एक्सपीरियंस, जितना एक्सपीरियंस उसके आसपास ही होता है। अगर आपने ये सोच के मुझे फोन किया है कि मेरा 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो मेरा 12 लाख या 13 लाख के अप्रोक्सीमेट पैकेज होगा, तो माई करंट सिटी इज 20 लाख एंड आर यू फुलफिल माई द एक्सपेक्टेशंस, देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस। तो मैं आपके लिए मतलब इस पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने आऊँ। एक तो ये चीज होगी, तो वहां पर एचआर आपको अप्रिशिएट करेगा कि हाँ, पर्सन ने मतलब सही इन्फॉर्मेशन दी, हमारा टाइम भी नहीं गया। क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले जो पर्सन है, वो भी आपका पर्सन कोई प्रेसिडेंट, कंपनी का प्रेसिडेंट ले रहा हो इंटरव्यू, कोई जनरल मैनेजर इंटरव्यू ले रहा हो, तो दो पर्सन इंटरव्यू लेते हैं। तो आप ये देखो कि उनका भी एक दिन खराब होगा, मतलब उनका भी 1 घंटा खराब होगा इंटरव्यू के लिए। तो वो उनका सैलरी इतना हाई होने के बाद, वो उनके इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालने के बाद आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो अगर आप उनको ये इन्फॉर्मेशन पहले दे दो कि उनके बजट में ही नहीं हो आप, तो आप क्यों इंटरव्यू में जाएंगे? ठीक है, एक चीज ये है। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपका पैकेज कम है, तो आप क्या करोगे? आप जब उनसे पैकेज के बारे में जानना चाहोगे, तो उस समय वो आपको, सर ये पर्सन अभी से ही पैकेज के बारे में बात कर रहा है, अभी से ही सीटीसी के बारे में बात कर रहा है, तो ये क्या काम कर पाएगा? तो ये जनरली मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि अगर आपका सीटीसी कम है, तो आपको ये पूछना चाहिए कि आपका बजट कितना है, ठीक है? हाँ, जब आपका सीटीसी हाई है, तो आपको जरूर पूछना चाहिए। तो ये हो गया हमारा बेसिक सीटीसी का अब इंटरव्यू में, जब आपका इंटरव्यू प्लान होता है, तो उसमें आप, जैसे आपका फोन कटा, तो आप क्या करो कि किस कंपनी से फोन आया, उसका नाम वगैरह सब कुछ पहले आपने नोट कर लिया है, ठीक है? आपका वेन्यू में डिसाइड हो चुका है। अभी अगर आपका कोई दोस्त है, कोई व्हाट्सएप का ग्रुप है, उस कंपनी से रिलेटेड जितनी भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन है, उस कंपनी में का ऑर्गेनोग्राम क्या है, आप ये इन्फॉर्मेशन एचआर से भी ले सकते हो कि कितने नंबर का पोजीशन है ये। कई बार क्या होता है कि जैसे अगर आप कंपनी में जाओगे, तो वहां पर जो पोस्ट शुरू होती है, जूनियर ऑफिसर, ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, एएम, मैनेजर। कहीं पर क्या होता है कि ट्रेनी, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, मतलब जो इनिशियल पोस्ट होती है वो एग्जीक्यूटिव होती है, कहीं पर इनिशियल पोस्ट होती है ऑफिसर। तो ये एक डेजिग्नेशन का बहुत इम्पैक्ट है। जैसे अगर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, एमएनसी कंपनीज में जाएंगे, तो एग्जीक्यूटिव मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव रोल में, मतलब कि जो डूअर है, उनको एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। तो जो फ्रेशर जो बंदे होते हैं, उनको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे एग्जीक्यूटर है, इसलिए उनको एग्जीक्यूटिव। उनसे जो सीनियर थोड़े रहते हैं, वो सीनियर एग्जीक्यूटिव, मतलब कि एक लेवल थोड़ा ऊपर, थोड़ा ये एक्सपीरियंस पर्सन है, तो इसलिए वो सीनियर एग्जीक्यूटिव, ठीक है? उसके बाद होता है असिस्टेंट मैनेजर, मतलब कि जो मैनेजर रोल में है, जो मिडिल मैनेजर को क्या बोलते हैं, मिडिल मैन। मतलब कि वो आपके नीचे के लेवल को भी और ऊपर के लेवल दोनों को ही मैनेज करता है। टॉप मैनेजमेंट को भी वो रिपोर्ट करता है और डाउन लेवल को भी मैनेज करता है, इसलिए उसको बोलते हैं मैनेजर। वो दोनों के बीच में मैनेजर है, दोनों चीजों को मैनेज करता है। तो इस तरह से पोजिशन होती है। तो आपको वो भी पता करना है कि आपका ये पोजीशन किस पोजीशन के लिए
इंटरव्यू हो रहा है, पता चला कि आप सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, लेकिन सीनियर एग्जीक्यूटिव का जो पोजीशन है वहां पर सेकंड नंबर का पोजीशन है, ठीक है, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको पता करना है कि उस कंपनी का सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। ये आपको काम कहाँ आएगा, नेगोशिएशन में, जब आप सैलरी का नेगोशिएशन करेंगे उस समय आपको ये बहुत काम आने वाला है। तो वहां पर आप पता करो कि उस कंपनी में, मतलब अगर आपका कोई दोस्त काम कर रहा हो, कोई भी पहचान का हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। जैसे कि इन्फॉर्मेशन क्या होना चाहिए आपकी, कि एचआर में, जो एचआर का जो पॉलिसी है वो क्या क्या है वहां पर, ठीक है। उसके बाद वहां पर फूड की फैसिलिटी, कैंटीन का फैसिलिटी, बस फैसिलिटी, मेडिक्लेम का फैसिलिटी, अकोमोडेशन का फैसिलिटी, बोनस का फैसिलिटी, अब वहाँ का जो अगर आउटडोर ड्यूटी अगर करते हो आप तो आउटडोर का फैसिलिटी, कंपनी का जो पॉलिसी है डीआई से रिलेटेड जो पॉलिसी है वो क्या पॉलिसी है, कंपनी का वर्किंग कल्चर क्या है, सैटरडे संडे वहाँ पर ऑफ है या नहीं है, 5 डे वर्किंग है, 6 डे वर्किंग है, 8 आवर वर्किंग है, शिफ्ट की टाइमिंग क्या क्या है। आप ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो अपने पास, ठीक है। अभी आप बोल रहे होंगे कि इसका मुझे क्या जरूरत है, मुझे इतना। देखो, आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आप एक इंटरव्यू दे रहे हो, आपकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आपको ये प्लानिंग करना पड़ेगी पहले से ही, आपको सब कुछ पहले से पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप नेगोशिएट करेंगे ना जब सैलरी का, तो उस समय ये सारी चीजें आपको काम आने वाली है। जैसे आपके मेडिक्लेम में कौन कौन कवर है, मदर फादर, फिर मेरे मदर इन लॉस, फादर इन लॉस, या डॉटर, जितने भी मतलब आपके बच्चे हैं, 2 बच्चे कवर है, 3 बच्चे कवर है, किसी के 3 बच्चे होते हैं, किसी के 2 होते हैं, किसी के 1 होते हैं, तो कितने मेंबर्स कवर है, वो इस तरह से आपको सारी इन्फॉर्मेशन लेना है। बस फैसिलिटी है तो बस फैसिलिटी, बस का चार्जेस क्या है, अगर कैंटीन फैसिलिटी है तो कैंटीन में कैंटीन के चार्जेस क्या है। कई बार क्या होता है, कुछ कंपनी सब्सिडाइज देती है खाना आपको, कि जैसे मान लो कि एक खाने की थाली 50 रुपीज की है, तो 50 रुपीज में से वो आपसे केवल 8 रुपीज लेगी, मतलब कि आपको 8 रुपए देना है या 10 रुपीज देना है, बाकी के 40 रुपीज वो मिलाएंगे। बस का भी ऐसा ही होता है, तो इसको बोलते हैं सब्सिडाइज फैसिलिटी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करो, साथ में आप उनसे ये भी बात करो कि वहां पर वर्क का कल्चर कैसे है, सिस्टम कौन कौन से है, सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, वहां पर जो सिस्टम है, एसओपीस वगैरह का क्या सिस्टम है, वर्किंग का कल्चर कैसा है, मैनेजर्स कैसे है, वर्क इन्वायरमेंट कैसा है। क्योंकि क्या होता है कि आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप एक ऐसी कंपनी में फंस जाएंगे, तो आपको काफी प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो आप, बेटर है कि आपके पास जब इंटरव्यू के लिए कॉल आए तभी आप ये चीज पहले से ही प्लान कर लो, ठीक है। या फिर जब आपने रिज्यूम सेंड किया है उस कंपनी में, तभी प्लान कर लो। हमको ऐसी कंपनी में रिज्यूम क्यों सेंड करना है जहाँ की पॉलिसी मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो। तो ऐसे हमारे कई सारे दोस्त होते हैं जो एक दूसरे से लिंकअप होते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनका नंबर ले सकते हो डायरेक्टली। आप ग्रुप में पर्सनल बातें ऐसी मत करो। आप अगर किसी ग्रुप में जुड़े हुए हो, तो ऐसे मेरे पास भी व्हाट्सएप में कुछ कई सारे ग्रुप है, उसमें पर्सनल मैसेज करते रहते हैं। तो आप क्या करो कि उस ग्रुप में एक सिंपल मैसेज डालो कि कोई XYZ कंपनी में काम करता है क्या, अगर करता है तो रिप्लाई करें। आप किसी पर्सन ने रिप्लाई करा कि हाँ मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, XYZ कंपनी में, तो आप क्या करो कि उनका नंबर लो और उनको मैसेज कर दो कि आई विल टॉक विद सेपरेटली एंड रिक्वायर्ड सम डिटेल्स, ऐसा करके उनको एक मैसेज करो। फिर आप उनसे पर्सनल मैसेज में बात कर सकते हैं, या फिर आप उनको फोन करके बात कर सकते हो और वहां से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इस इनिशियल प्रिपरेशन इंटरव्यू के लिए, ठीक है। जनरली मैं ऐसा ही करता हूँ कि अगर मुझे किसी कंपनी में, मतलब ये एग्जांपल मैं अपना दे रहा हूँ कि मैं अपने आप को इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है। तो मैं इस तरह से रेडी रहता हूँ। जैसे मेरे पास कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ अच्छे, मतलब स्टोरीज भी है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो ये अभी हमारा इस वीडियो का पहला पार्ट हो गया, प्री इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हमको आंसर कैसे करना है, कौन कौन से क्वेश्चन की तैयारी करना है। क्योंकि आप यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस लेवल भी काम में आने वाला है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, 5 ईयर एक्सपीरियंस है, फ्रेशर है, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपके रिज्यूमे में क्या क्या लिखना है, क्या लिखा होना चाहिए, ठीक है, आपको आंसर कैसे देना है। तो वो सब कुछ हम इस नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी आपके साथ मैं एक अपनी इंटरव्यू की स्टोरी शेयर करता हूँ। जनरली मैं क्या करता हूँ कि वॉक इन इंटरव्यूज में जाना बहुत पसंद आता है मुझे, क्योंकि वॉक इन इंटरव्यूज क्या होता है कि डिसीजन ऑन द स्पॉट, मतलब कि आपका जो डिसीजन है सिलेक्शन का वो ऑन द स्पॉट होता है वॉक इन इंटरव्यू में। और मेरे साथ ऐसा 2 या 3 बार हो चुका है, ठीक है। एक वॉक इन इंटरव्यू में क्या हुआ कि, कंपनी का नाम नहीं लूंगा, मैं इंदौर में रहता था,
तो अमर विलास में जनरली अगर आपने नाम सुना होगा होटल का, तो वहां पर कई सारे इंटरव्यू प्लान होते हैं। तो मतलब मेरी एक ऐसी हैबिट थी कि वॉक इन इंटरव्यूज को अटेंड करना मुझे अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि हालांकि मुझे कंपनी को चेंज नहीं करना है, बट अपने आप को असेस करने के लिए, अपने आप को एवेल्युएट करने के लिए मैं वहां पर चले जाता हूँ कि हाँ मतलब मुझे कितना आता है, मैं इंटरव्यू में कैसे बिहेव करता हूँ, मतलब कैसे क्वेश्चन देता हूँ, क्या क्या आता है, फिर मैं उसको नोट डाउन करता हूँ और उसको इम्प्रूव करता हूँ नेक्स्ट के लिए। ठीक है, मेरा उस कंपनी में जाने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी मैं इंटरव्यू देता हूँ। और इंटरव्यू के टाइम पे कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे उनको मना करना है, तो मैं उनको मना नहीं करता हूँ, मैं उनसे ही मना करवाता हूँ, क्योंकि मैं अनरियलिस्टिक या अनएक्सपेक्टेड पैकेज का डिमांड रख देता हूँ, ताकि वो अपने आप को मुझे रिजेक्ट कर देंगे। तो मेरा मैंने भी उनको मना नहीं किया, उन्होंने मुझे उल्टा मना किया, तो इससे क्या होगा कि मैं ब्लैक लिस्ट नहीं होता उस कंपनी में। नहीं तो वो क्या करेंगे कि यार ये पर्सन को हम ऑफर देते हैं, ये पर्सन आता ही नहीं है, और ब्लैक लिस्ट कर देंगे। ठीक है, तो उस समय क्या कर सकते हो, या तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि सर जस्ट मैं इस आया था यहाँ पर अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए आया था, कि मैं मेरा जो इंटरव्यू का परफॉर्मेंस है कैसा है, वो अपने आप को देखने के लिए आया था, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू चेंज, जस्ट मैं यहाँ पर असेस के लिए आया था, ऐसा भी होता है। तो एक कंपनी थी हमारी क्लास में, मैं इंटरव्यू देने के लिए गया। तो मैं करीब वहां पर 9 बजे के आसपास, 10 बजे का टाइम था, तो करीब मैं 9 सवा 9 के आसपास वहां पहुंचा। जब मैं उस हॉल में गया, तो बहुत सारे बंदे बैठे हुए थे, और जो सबसे फ्रंट लाइन था, वो फ्रंट लाइन पे कोई नहीं था, पीछे का पूरा लाइन फुल था। एक एचआर का बंदा बैठा हुआ था, वो वहां पर अपने कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह कर रहे थे। फिर मैं जाके सबसे पहले जो फर्स्ट टेबल थी उसी पर जाकर बैठ गया। उनने बोला कि क्यूए वाले पर्सन जितने भी है, वो अपना रिज्यूम सबमिट करो, क्योंकि वॉक इन में क्या था, क्यूसी क्यूए पर्सन सबका इंटरव्यू होता है एक साथ। तो जितने भी क्यूए के पर्सन आए हैं इंटरव्यू के लिए, वो अपना रिज्यूम सबमिट करो। अभी क्या है कि मैं सबसे आगे ही था, तो मैं तुरंत चला गया, तो उन्होंने मेरा रिज्यूम सबसे ऊपर रख लिया। मतलब मैं गया था बहुत लेट, लेकिन मेरा रिज्यूम सबसे पहले आ गया, मतलब मेरा नंबर 1 हो गया, मतलब उन्होंने मेरा रिज्यूम के ऊपर नंबर 1 लिख दिया। और 10 बजे उन्होंने इंटरव्यू चालू कर दिया। ठीक है, जब इंटरव्यू चालू हुआ, तो उसके पहले उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि अगर जिस भी पर्सन का सिलेक्शन होता है, वो यहाँ पर उसको एक ये फॉर्म दिया जाएगा। इंटरव्यू जब देने जाएंगे, तो वहां से उनको ये फॉर्म मिलेगा। जिस पर्सन को ये फॉर्म मिलेगा, वो यहीं रुकेंगे। जिस पर्सन का इंटरव्यू देने के बाद ये फॉर्म नहीं मिलेगा, वो जा सकते हैं घर। ऐसा उन्होंने क्लियर इन्फॉर्मेशन दिया था शुरू में ही। और उन्होंने ये भी बोला था कि ऐसा वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बार बार क्या पब्लिक बहुत ज्यादा है, बार बार हर आदमी मुझे पूछने आएगा, सर मेरा हुआ कि नहीं हुआ, क्या करूं, मैं रुकूं या जाऊं, मैं रुकूं या जाऊं। तो वो डिस्टर्ब होते हैं, ऐसा उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि जिसके पास ये फॉर्म रहेगा वो रुकेगा, जिसके पास ये फॉर्म नहीं आएगा मतलब वो घर चला जाएगा। वो फॉर्म में क्या आपकी सीटीसी का डिटेल वगैरह वो आपको फिल करना है। ठीक है, तो मैं गया, पहला इंटरव्यू मेरा ही नंबर आया सबसे पहले। मैं गया सबसे पहले, मैं वेल्डिसन का इंटरव्यू देने गया था, मैं वेल्डिसन क्वालिफिकेशन का। तो क्लीनिंग वेल्डिसन और प्रोसेस वेल्डिसन का इंटरव्यू, जिसमें मतलब मेरी बहुत मतलब मेरा वो कोर एरिया से और मेरी एक्सपर्टीज भी उसके अंदर है। तो उन्होंने जितने भी क्वेश्चन मुझसे पूछे, मैंने उनको बताया। उन्होंने मेरा सीटीसी वगैरह चेक किया। ठीक है, और फिर उन्होंने मुझे वो फॉर्म नहीं दिया, मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जो सीटीसी था वो उनके बजट में नहीं था। वैसे बोले कि आपका जो सीटीसी है हमारे बजट में ही नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, ओके, थैंक यू सर। मैं वहां से निकला, तो मेरे कुछ दोस्त मिल गए मुझे वहां पर। ठीक है, तो अभी चूंकि मुझे वो फॉर्म नहीं मिला था, इसलिए मुझे जाना ही था, लेकिन कुछ मेरे साथ में जो कलीग्स थे वो भी मुझे मिले, तो हम लोग वहाँ बातें कर रहे थे। तो इतनी देर में अंदर से वो एचआर का पर्सन आया और उसने मेरा नाम लिया कि हाँ आपको ये फॉर्म फिल करना है। तो मैंने बोला मेरा को दिया नहीं था। नहीं, बोले आप यू आर सिलेक्टेड, क्योंकि तब तक क्या उनको 7 से 8 पर्सन का इंटरव्यू हो चुका था। ठीक है, तो उस दौरान उनको कोई ऐसा बंदा अच्छा नहीं मिला। तो वो एचआर का बंदा आया मेरे पास, उसने वो फॉर्म दिया मुझे, मैंने वो फॉर्म फिल किया। ठीक है, तो उन्होंने सैलरी का डिस्कस किया कि आपका सैलरी काफी ज्यादा है, आप कितना नेगोशिएट कर सकते हो। तो मेरे पास सैलरी मैंने जो एक्सपेक्ट किया है, मेरा एक्सपेक्टेशन ही मेरा नेगोशिएशन है, मतलब कि मैं कोई नेगोशिएट नहीं करूंगा। हाँ, अगर आपको नेगोशिएट करना है, तो आप मुझे इन्फॉर्मेशन दो कंपनी की आपकी, कि आप क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो। अगर आप मुझे अकोमोडेशन दे रहे हो, खाने का दे रहे हो, बस फैसिलिटी फ्री दे रहे हो, मेडिक्लेम फैसिलिटी फुल फ्री दे रहे हो, पूरी फैसिलिटी का, पूरी फैमिली का, और भी मतलब आप मुझे ये फैसिलिटी दे रहे हो, सैटरडे संडे अगर ऑफ है, ये है। ऐसा करके मेरे को 4 5 चीजें बोली, अगर ये आप दे रहे हो तो मैं जो मेरा करंट सीटीसी है इस पर ही आ जाऊंगा मैं। तो अभी सर एक्सपेक्टेशन डिपेंड करता है कि आप फैसिलिटी क्या दे रहे हो, तो वो मैं अभी आपके साथ डायरेक्टली नेगोशिएट नहीं कर सकता। आपको मतलब मुझसे ये सब बातें करनी पड़ेगी, मतलब बताना पड़ेगा आपको इन्फॉर्मेशन, तभी तो मैं नेगोशिएट करूंगा।
अगर आप मुझे वहां पर रहने के लिए घर भी दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, तो फिर मैं 40%, 45%, 50% का एक्सपेक्टेशन क्यों रखूं? जब मुझे आप सैटरडे संडे ऑफ दे रहे हो, 5 डे वर्किंग दे रहे हो, ठीक है, कल्चर, वर्क कल्चर अच्छा है, आप मुझे सारी फैसिलिटी दे रहे हो, तो वो डिपेंड करता है सर उसके ऊपर। तो मैंने उनको ये बोल के टाल दिया। ठीक है। फिर क्या हुआ कि मैं वहां से निकल गया। ठीक है, जैसे मैं निकला, आधे रास्ते में पहुंचा, फिर उनका फोन आया वापस से कि आप कहाँ हो। उन्होंने उस समय बोला कि आप जा सकते हो, आपका ये फॉर्म हमारे पास है, हम आपको कॉल करेंगे। ठीक है। फिर मैं वहां से निकल गया, अपने घर आ गया। जब घर आ रहा था तो मैं कुछ गीता भवन चौराहा, आपने अगर नाम सुना होगा, तो करीब वहां तक पहुंचा था, अमर विलास से निकला था, और गीता भवन एम के बीच में था मतलब। तो वहां पर उन्होंने मतलब, फिर उनका फोन आया वहां पर, तो वो बोले कहाँ पर हो? तो मैं कहा सर मैं तो घर जा रहा हूँ। बोले आप इतनी जल्दी घर क्यों चले गए हो? मैं कहा आप ही ने तो कहा था कि आप जा सकते हो। तो मैं आ गया। तो बोले ठीक है, अभी आप यू आर सिलेक्टेड, आप क्या वापस आ सकते हो? तो मैंने बोला सर देखो, मैं वापस आ सकता हूँ, बट विदाउट नेगोशिएशन। अगर आप मुझे वापस बुला रहे हो, तो आई थिंक कि आप मुझे डायरेक्ट ऑफर लेटर देने वाले हैं। मतलब मैं ये सोच के आ रहा हूँ, अगर आप मुझे डायरेक्ट ऑफर लेटर देने वाले हैं तो मैं बैक होता हूँ, अदरवाइज नहीं आता है। अगर आप नेगोशिएट करना है तो हम टेलीफोन पे भी नेगोशिएट कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि नहीं, अभी हमको नेगोशिएट करना है, ऑफर लेटर तो आपको बाद में मिलेगा। उन्होंने ये बोला, तो मैंने बोला कि सर ठीक है, मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं अभी जा रहा हूँ घर। अगर आपको नेगोशिएट करना है तो आपका इंटरव्यू फिनिश करो, उसके बाद आप फोन पर टेलीफोनिक नेगोशिएशन कर सकते हैं। तो एक किस्सा तो मेरा ये था। ठीक है। तो ऐसा भी कई बार ऐसा होता है आपके साथ, तो आपको पहले से तैयार रहना है। ठीक है। चूंकि मतलब मेरा उस कंपनी में जाने का कोई इच्छा नहीं था, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कई बार। और भी इससे कई सारे इस किस्से हैं, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं कई सारे वॉकिंग में गया हूँ, और कई सारे पर्सनल इंटरव्यू में भी गया हूँ। कई बार एचआर से मतलब मेरा कुछ बहुत झगड़ा भी हुआ है। इवन एक एचआर ने तो मुझे बोल दिया कि यार तुम जाओ यहाँ से, भाग जाओ, तुम काम नहीं कर सकते, ऐसा तो उसने बोल दिया। तो मैं बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं हर चीज में, हर जहाँ पर भी मैं काम कर रहा हूँ, टॉप परफॉर्मर ही हूँ, और आपके वहाँ भी काम कर सकता हूँ। लेकिन अभी आप मेरा एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो। उनसे पहले मैंने यही नेगोशिएशन के ऊपर डिस्कस किया था, तो उनके पास कोई आंसर नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां पर 4-5 मैनेजर और बैठे हुए थे। तो अभी एचआर हेड बैठा हुआ है, और साथ में 4-5 मैनेजर बैठे हुए हैं, और उनके सामने एक पर्सन आकर अगर उनको इस तरह से आंसर करता है, तो ऑब्वियसली है कि वो गुस्सा हो ही जाएंगे। तो ये स्टोरी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, जहां पर हम बात करेंगे इंटरव्यू के लिए किस तरह से और कैसे क्वेश्चन की तैयारी करें। तब तक जो इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो है इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करो। तो ये मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक आप अपनी तैयारी कर लो कि आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे लर्निंग एंड फोकस ऑन योर करियर ग्रोथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।